वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। अभी अभी जेके एसएसबी ने सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और हम इस वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखाएंगे और ख़ासकर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम आपको डिफ़िकल्टी लेवल, ओएमआर एग्ज़ाम का रिव्यू, सेफ स्कोर, कट ऑफ, ये सब आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का सिलेबस जो है, इसमें मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस था। देखिए, बाकी के कंपोनेंट्स का भी एनालिसिस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तभी जाके आपको वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलेगी। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज़ चल रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे आपको ये मिल जाएँगे। हमारी टीम का ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक के ज़रिए भी चेकआउट कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ इस टाइम डिस्काउंट ऑफ़र पे अवेलेबल है। तो ऑफ़र का बेनिफिट लेके जॉइन हो जाइए और जेके सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखो। टाइम टू टाइम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी मिलता है, टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, जिसकी नोटिफ़िकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप प्ले स्टोर से जेके सिविल सर्विसेज ऐप इंस्टॉल करके रखेंगे। ये आपके सामने पेपर है सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का और इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, इसके अलग से वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ 2026 में। जेके एसएसबी ने जो एग्जाम 2026 में कंडक्ट कराए, डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रखी उन सभी में। और आज भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस तंग करेंगे आपको। वेबसाइट ऑपरेटर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर, एफपीएफ गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और अभी ये सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, ये जो 7 से 8 एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम्स का डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, बाकी क्वेश्चंस, बाकी कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, कल तक बाकी सारे कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। अभी हम जनरल अवेयरनेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 थे। क्वेश्चन है, आप बताइए, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये करेक्ट है? आपको ये बोलना है। ओके, और ये जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड है, इसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। 2025-26 से ही ये न्यूज़ में था और 2026 में, 2024-25 बजट में असल में ये स्टार्ट हुआ था। 2026 में अभी ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, इसके बारे में सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड है, या ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, असल में ये किस लिए लाया गया? देखो, प्राइवेट कंपनीज जो है ना, वो असल में इन्वेस्ट नहीं करती, काम नहीं करती रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये जो स्कीम है, प्राइवेट कंपनीज के लिए असल में लाया गया कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करे, काम करे, इन्वेस्ट करे। किसमें? ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने में एंड डेवलपमेंट में, R&D में प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। इसीलिए ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड या ये स्कीम लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया, देखो, हम एनकरेज करते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। प्राइवेट कंपनी जो है वो पार्टनरशिप करे और रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, काम करे। उनके लिए टोटल एलोकेटेड अमाउंट कितना रखा गया? 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ इन कंपनीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा, टोटल एलोकेटेड अमाउंट। इस आरडीआई फंड में आप कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपीज ओवर 6 ईयर्स, 6 सालों तक, ओवर 6 ईयर्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी उठा के बोलेगी कि चलो मैं इस स्कीम का हिस्सेदार बनता हूं, और कोई भी और उसका कोई इनोवेशन का काम ना हो, तो TRL लेवल
4 या एबो होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। जो प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करेगी, जिसके लिए ये आरडीआई फंड का इस स्कीम का वो इस्तेमाल करेगी, तो वो टीआरएल लेवल 4 और एबो होना चाहिए। मतलब कि वो प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, मैच्योर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। टी सॉरी टेक्नो टी TRL 4 यहाँ पे लिखा है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। कितना कोई प्रोजेक्ट डेवलप्ड है, मैच्योर है, ट्रांसफॉर्मेबल है, ह्यूमन लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है। देखो, आरडीआई स्कीम जो है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ये इंसेंटिवाइज मतलब ये एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल, विद अ टोटल outlay ऑफ ₹10 लाख करोड़ ओवर 6 years। मैंने कितना बोला? 1 लाख करोड़ ओवर 6 years, 10 लाख नहीं बोला। तो ये एक्चुअली गलत है स्टेटमेंट। जेकेएसएसबी बाद में बोलेगा ये सही है, ये टाइपिंग एरर हुआ था, प्रिंटिंग एरर हुआ था, मुझे बराबर जेकेएसएसबी का पता है। लेकिन ये 10 नहीं है, ये 1 है, 1 लाख करोड़ है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। बहुत बार जेकेएस भी ऐसा करता है, इस स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बोलेगा और आंसर की में क्या बोलेगा, या अगर कोई रिप्रेजेंटेशन डालेगा या वहां पे जाएगा उनको बोलने, तो बोलेगा ये एक्चुअली टाइपिंग एरर हुआ था। ऐसा बहुत बार जेकेएस भी ने किया है। तो ये 1 लाख करोड़ है ओवर 6 years, 10 लाख की वजह से ये गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो, ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलेगा, स्कीम का बेनिफिट लेगा उन्हीं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे एट हायर लेवल्स ऑफ TRL ऑफ 4 और अबव। 4 से ज्यादा या 4 लेवल का वो होना चाहिए TRL लेवल। TRL लेवल दिखाता है कि कितना ये डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, कितना मैच्योर है, कितनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफॉर्मेबल है, कितना ये ह्यूमन लाइव्स को इंपैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली, वगैरह वगैरह। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है, 67 का सही आंसर बी हो गया। ठीक है, 68। आधे क्वेश्चन इजी भी है, थोड़े से स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपको लगे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन चलो इंटरेस्टिंग है। देखो, ये क्वेश्चन समझाने से पहले क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, सुनो, एक थोड़ा सा सुनो, बस 1 मिनट के लिए सुनो। देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कैसे समझाऊं, क्वेश्चन देखने दो मुझे। इसमें PSLV वर्ड है, ओके, पॉइम वर्ड है, PS4 ऑर्बिटल मिशन है, ये है, ठीक है, इसरो है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको पता ही है, इन्होंने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट को किसी रॉकेट पे रखना है ना, ताकि वो जमीन से उस सैटेलाइट को ऊपर ले स्पेस में। तो ये जो रॉकेट है, यही PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इस सैटेलाइट को या पेलोड को या किसी भी ऐसे सामान को जो स्पेस में भेजना है, उसको वो लेगा। तो ये PSLV, ये रॉकेट टाइप है, जमीन से यही ऊपर ले जाता है सैटेलाइट को। PSLV के 4 स्टेजेस है। PSLV के 4 स्टेजेस है, PS1, PS2, PS3, PS4 जो आपका एक ऑप्शन है। ये PS4 असल में ये लास्ट स्टेज है। देखो, PSLV 4 रॉकेट 4 स्टेजेस में बर्स्ट होता है। पहला स्टेज बर्स्ट हुआ तो थोड़ा सफर किया रॉकेट ने, रॉकेट खत्म, वो स्टेज खत्म तो सेकंड स्टेज बर्स्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग जो है तो वो सॉलिड का होता है, सॉलिड फ्यूल, इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, इसमें लिक्विड फ्यूल होता है। ये सारी बातें छोड़ दो, बस ये लास्ट स्टेज है रॉकेट का बर्स्ट होने का और आगे सैटेलाइट को पहुंचाने का। ये जो लास्ट स्टेज है, इसका काम है, ये लास्ट स्टेज है PSLV रॉकेट का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट का। इसका काम क्या है, आखिरी स्टेज का क्या काम होगा कि आगे सैटेलाइट को धक्का देना ऑर्बिट में, सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना, ऑर्बिट में डालना। सैटेलाइट मान लो ये अर्थ है, अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूमता है ना, तो सैटेलाइट को ऐसे ऑर्बिट में लगाना लास्ट पे कि वो अर्थ के आसपास घूमे, तो ऑर्बिट में डालना सैटेलाइट को। ये है इस स्टेज का मकसद। इसके ऊपर ये सैटेलाइट था, चलो सैटेलाइट गया सक्सेसफुली, सैटेलाइट हो गया। मगर ये PS4 जो है, PSLV का स्टेज 4 जो है, ये रहता है
स्पेस में, एज वेस्ट, एज वेस्ट स्पेस डेब्रिस, एज वेस्ट डेब्रिस या डेबरी, स्पेस डेबरी एज वेस्ट। तो इसरो बड़ा जबरदस्त है, इसरो ने बोला हम ये वेस्ट स्पेस में क्यों छोड़ते हैं, हम क्यों ना इस वेस्ट को इस्तेमाल करें, रीयूज करें, हम इसको रीयूज करें। ये PS4 में हम ऐसे कुछ पेलोड्स डालेंगे, इसके साथ ऐसा कुछ मटेरियल डालेंगे जो हमें स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स में मदद दे। हम क्यों ना स्पेस लेबोरेटरी बनाए, वो एक्सपेरिमेंट्स जिसमें स्पेस में हमें करने हो, तो हम क्यों ना ये PS4 जो वहां पे ही रहता है फिर एज डेब्री, एज वेस्ट इन स्पेस, हम इस वेस्ट को क्यों ना यूज करें, हम एज स्पेस लेबोरेटरी। बहुत सारे लैब्स, बहुत सारा हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है स्पेस में, तो हम क्यों ना वही करें, और उसी का नाम पड़ा POEM, स्पेस। इस PS4 लास्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट को रीयूज करना एज स्पेस लेबोरेटरी, उसी को बोलते हैं POEM। और ये PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, बस इतना खत्म है, आएगा अब समझ क्वेश्चन। PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जो है यही है POEM, और यही है PS4 क्या है, यही है फोर्थ स्टेज PSLV का। ओके, PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल डिजिग्नेटेड एज POEM, इसी को POEM बोला गया। ओके, POEM बोलो या PS4 का रीयूज करना, PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या POEM एक ही बात है, रेफर्स टू द यूजेज ऑफ द सुपेंट फोर्थ स्टेज ऑफ द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो आखिरी स्टेज है, फोर्थ स्टेज, जब वो रॉकेट अपना काम करेगा, इसका धक्का देगा सैटेलाइट को ऑर्बिट में, तो खुद जो पीछे रहता है एज स्पेस डेब्रिस, उसको रीयूज करना, यूज या रीयूज करना, ये पहला वाला सही है। सेकंड वाला इनकरेक्ट मैं डायरेक्टली बोलूंगा, क्योंकि असल में जो फर्स्ट पॉइम जो इंस्टॉल हुआ या सक्सेसफुली जो फर्स्ट पॉइम रीयूज हुआ, PSLV का जो रीयूज हुआ, ये फोर्थ स्टेज फर्स्ट पॉइम आप कह सकते हैं, वो PSLV C53 था। यहाँ पे C60 है, तो C60 की वजह से गलत है, तो सेकंड गलत है, पहला सही है, तो 68 का A सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अब थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे। चलो देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लोगे, ये हर बच्चा करेगा, और हमने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ें पढ़ाई हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बताइए ये 1 को कनेक्ट आप करो C के साथ, अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सपोर्ट स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। अर्जुना अवार्ड जो लाइफ टाइम है, ये आप कनेक्ट करो A के साथ, प्रेजेंटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, उसके बाद थर्ड को बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसका सही जवाब है टू द यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द लास्ट 1 year। अर्जुना अवार्ड जो है ये कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मर के लिए है, ये देखो आप, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस, तो 4 को भी आएगा, ठीक है। ओके, तो CADB कहाँ पे है, वही आपका सही जवाब है, CADB आई थिंक ये है आपका सही जवाब। 1 को C, 2 को A, 3 को D एंड 4 को B, या करेक्ट, ठीक है। Jammu and Kashmir clinched their maiden Ranji Trophy title by defeating which opposition team? आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कर्नाटका अभी 2025-26 रणजी ट्रॉफी में फाइनल में जीते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटका, ठीक है, अपोजिशन टीम था। उसके बाद अनदर क्वेश्चन है बताइए, भक्ति सेंट शंकरा देवा एड्रेस्ड वैष्णो धर्म एज सनातन धर्म, क्या ये सही है? ये सही है। ओके, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बोलना है। उसके बाद शंकरा देवा मेन कंपोजिशन इज कीर्तन घोष, ये भी सही है, ये दोनों के दोनों सही है। 71 का बोथ 1 and 2 कहाँ पे है, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे असल में ये जो है ना, ये बुक्स हैं,
ये बुक्स हैं या वर्क है, आप कह सकते हैं ये वर्क है या बुक्स है, और ये ऑथर है, ये वर्क है, ये ऑथर है। तो कौन सा करेक्टली मैच हुआ है? ओके, पहला जो है सिलिपा दिकारम, इसका इलांगो एडिगल सही ऑथर है। मिनी में गलाई, इसका सितालाई सतानार सही ऑप्शन है। उसके बाद बुद्धा चरिता, उसका अश्वघोषा सही ऑप्शन है, सही ऑथर है। तो तीनों का तीनों सही है। तो आंसर आपका बनेगा 1 2 3, 1 2 3 करेक्टली मैच्ड। उसके बाद फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आसान क्वेश्चन है, बताइए सही जवाब इसका क्या है। सबसे पहले पूर्णा स्वराज 1929, पूर्णा स्वराज 1929। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उसके बाद हुआ 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लिखा है 1930 में। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, पूना पैक्ट होता है 1932 में। तो आपका सही जवाब बन गया 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को जवाब देना चाहिए। ट्राई-पार्टी स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ कनौज वाज फॉट बिटवीन विच डायनास्टीज? इसका सही जवाब है पालास, पृथ्वीराज और राष्ट्रकूटास। तो क्वेश्चन 74 का डी सही जवाब है। 75 आपके स्क्रीन पे है। मुझे बताइए, देखो अच्छबल गार्डन अनंतनाग में ही है, आपको बोलना है करेक्टली मैच्ड। अच्छबल गार्डन अनंतनाग में है, तो ये वाला करेक्टली मैच्ड है। अवंतीपुर आपका पूंछ में है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि अवंतीपुर आपका पुलवामा है, पुलवामा में है। इसी तरह परिहासपुर आर्कोलॉजिकल साइट्स जो है वो पुलवामा में नहीं है, वो आपका बारामूला में है, बारामूला में है। तो आपका ये दोनों गलत हो गए, सिर्फ पहला वाला सही मैच्ड है। तो 75 को ए आएगा। अनदर क्वेश्चन आपको बोलना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर फॉलोइंग डायनास्टीज का। देखिए, सबसे पहले उत्पाला, उत्पाला सबसे नंबर 1 पे उत्पाला आएगा, उत्पाला सबसे नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद लोहारा, लोहारा नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद शाहमीर डायनास्टी आया, उसके बाद शाहमीर डायनास्टी, और उसके बाद चक डायनास्टी। तो आपका सही जवाब होना चाहिए 2143। 2143 कहाँ पे है? 2143 आपका डी हो गया 76 का ये, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये है जुडिशियल कैपिटल अलग अलग स्टेट्स का। जुडिशियल कैपिटल मतलब जहाँ पे हाई कोर्ट है उसका। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट मुझे बताइए क्या ईटानगर में है? नहीं, क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, इनका एक ही हाई कोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ओके, आरएम, इन सब का, चारों का एक ही हाई कोर्ट है। वो बताइए, वो ईटानगर नहीं है, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी जो आसाम में है, आसाम में हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो पहला वाला गलत। जुडिशियल कैपिटल ऑफ गोवा पानाजी है, आपको लग रहा होगा शायद सही है। ये कैपिटल नहीं है, जुडिशियल कैपिटल है। जुडिशियल कैपिटल ऑफ गोवा पानाजी नहीं है, क्योंकि गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र और उसके साथ साथ दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दू, इन तीनों का एक ही कैपिटल, एक ही हाई कोर्ट है, कैपिटल नहीं, एक ही हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट का नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट, यहाँ पे बम्बई हाई कोर्ट। तो ये भी गलत है। थर्ड, जुडिशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? जबलपुर में। तो जबलपुर हाई कोर्ट है सही जवाब, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। 77 का थर्ड ओनली सही बन जाएगा। तो 77 का ओनली थर्ड सही है। 78th क्वेश्चन है, आसान है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले कौन सा, आपको बोलना है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बताइए कि
किसको पहले स्टेटस मिला स्टेट का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने भी आपको पढ़ाया, बहुत सारे टीचर्स ने ये चीजें आपको पढ़ाई हैं कि किसको पहले, मैंने ट्रिक भी इस पे बहुत खूबसूरत बनाई है पूरे स्टेट्स के ऊपर, जो जो बने हैं बाद में, ठीक है ना। तो आप बताएं मुझे, इनमें से पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना? तो देखिए, नागालैंड सबसे पहले बना 1963 में। उसके बाद नागालैंड के बाद मुझे बताइए, उसके बाद क्या बना? वेरी गुड, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश उसके बना 1971 में। उसके बाद सिक्किम 1975, और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो है अरुणाचल प्रदेश 1987 के आसपास। तो आपका सबसे पहले होना चाहिए सेकंड 143 सही जवाब है। 2143, 2143 कहाँ है? 2143, 2143 सही जवाब है 78 का। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ओके। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? देखिए आपके सामने ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है? सबको पता होगा ये। देखो ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, बिल्कुल ये बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा भी ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। हेपेटाइटिस ये आपका वायरल डिजीज है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद लेप्रोसी ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आएगा। मीजल्स आपका वायरल डिजीज है, तो ये नहीं आएगा। येलो फीवर भी वायरल डिजीज है, तो ये भी नहीं आएगा। तो टीबी आएगा, कॉलरा आएगा, लेप्रोसी आएगा। 124, 124 कहाँ है? बी है, 124 ये है आपका सही जवाब। 79 का बी आएगा, ठीक है। उसके बाद 80, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 80। बताइए, आपको बताना है लेटराइट सॉइल्स के बारे में। देखो लेटराइट सॉइल्स में दो बातें याद रखो, आप क्वेश्चन को कर सकोगे। लेटराइट सॉइल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा टेम्परेचर भी चाहिए और अच्छा खासा रेनफॉल भी चाहिए, रेनफॉल। लेटराइट सॉइल्स में ये भी याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा होता है आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से रेडिश कलर ये दिखाता है, रेडिश कलर, ज्यादा आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड इन कलर। उसके अलावा लेटराइट सॉइल की एक खासियत सुनिए, इसमें होता है लीचिंग। जब बहुत ज्यादा रेनफॉल पड़ता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जब बहुत खराब होते हैं, तो ज्यादा रेनफॉल की वजह से लाइम, सिलिका या न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं फ्रॉम द लेटराइट सॉइल, जिसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग, ठीक है। आप बताओ मुझे, दीज आर फॉर्मेड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, हाँ मैंने बोला हाई टेम्परेचर, एंड हाई रेनफॉल बोला, एंड लो रेनफॉल लिखा है यहां पे, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। उसके बाद जो एक और ऑप्शन है वो है कि देखिए इसमें बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से रेडिश कलर होता है, ये सही है। लाइम और सिलिका जो है गेट लीचड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ड्यू टू ज्यादा रेनफॉल, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका सही जवाब बन जाता है क्वेश्चन नंबर 80 का। सेकंड एंड थर्ड सही जवाब बन जाता है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बोलना है इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो ध्यान रहना चाहिए एग्जाम में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका 1 है, बी है, ओनली 1 आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्लेशियर्स पे है। देखो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया है ग्लेशियर्स। ये कंगटो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, जीमो ग्लेशियर, बारासिंगरी। अब बताइए सही जवाब क्या है, बताइए। देखो कंगटो ग्लेशियर जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, रीमो ग्लेशियर आपका लद्दाख में है, जीमो ग्लेशियर आपका सिक्किम में ही है, और बारासिंगरी आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आपको बोलना है करेक्ट मैच। करेक्ट मैच तो आपका क्या है, 1 को बी आएगा। देखो जरा BACD कहाँ है? BACD ये है, BACD आ गया ऑप्शन सी, 81 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ओके। पहले का BACD, वेरी गुड वेरी गुड, 81 सी, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइए ये क्वेश्चन, इफ ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूव्स फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, ओह ये कितना आसान क्वेश्चन है। जब आप जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो बताइए कौन से माउंटेन पास से आप गुजरते हैं? ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा? बानीहाल पास,
बानीहाल माउंटेन पास से आप गुजरते हैं जब आप जम्मू श्रीनगर के बीच में बानीहाल आता है। तो 82 का डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आई थिंक जनरल नॉलेज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल जनरल नॉलेज का ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बागी बहू आपका गार्डन तवी रिवर पे है, तवी रिवर के पास है, सही है, पहला सही है, आपको बोलना ही है करेक्ट वाला। नगीन लेक आपका जहलिम रिवर के पास है, ठीक है, जहलिम रिवर के साथ एसोसिएटेड है, आप ये कह सकते हैं, तो ये भी सही बन गया। ये गार्डन है, ये लेक है, और ये शेषर कांगड़ी जो है ये असल में माउंटेन है। और ये माउंटेन पहले और सेकंड तो सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका करेक्ट होगा, बट जेकेएसएसबी आंसर की का वेट जरूर करना है, क्योंकि शेषर कांगड़ी ये जो माउंटेन है ना, ये डायरेक्टली नुब्रा रिवर के पास नहीं है या नुब्रा वैली के पास नहीं, थोड़ा हल्का सा डिस्टेंस है, बट क्या पता जेकेएसएसबी माने हाँ ये बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये बहुत क्लोज है। हालांकि ये बराबर नुब्रा रिवर के साथ नहीं है या नुब्रा वैली के साथ बराबर एग्जैक्टली नहीं है, उसी एरिया में है, एग्जैक्टली वहां पे नहीं है। तो अब जेकेएसएसबी आंसर की का वेट कर लो, वो क्या इंटरप्रेट करे। अभी आपका 1 और 2 ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड सही है या गलत है पता चलेगा जेकेएसएसबी आंसर की में। ऐसे आपको इतना बता सकता हूं कि ये क्लोज है नुब्रा रिवर या नुब्रा वैली के, बट एग्जैक्टली वहां पे ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो बस देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स लिखते हैं कि ये नहीं है रुब्रा वैली या नुब्रा रिवर के पास एग्जैक्टली। तो बस फिलहाल मैंने ऐसे ही इसको रखा। 1 और 2 फिलहाल आप कह सकते हैं शायद आपका आंसर की में होगा, बाकी डिपेंड करता है जेके से। अब बाकी के कंपोनेंट्स भी आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, इसके बाद आपको इंग्लिश आएगा और बाकी और भी आ जाएंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्टी थे, बाकी आसानी थे। आई थिंक 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बाकी आसान थे, बाकी मुश्किल नहीं थे। बाकी ये भी बता दूं आपको, अभी ऑफर का बेनिफिट लेके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, तभी जाके आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिला करेगी। बाय बाय, टेक केयर।